लाइट ऑन कर दो। ओम स्वामी ब्रह्मानंद महा शहीद अवंतीबाई की जय। जय हो। भारत माता की जय हो। जय। जय हिंद, जय भारत। फिर आप बेच रहे हो। नमस्कार साथियों, जागृति समाज समूह का कार्यक्रम एक मुलाकात एक संवाद लेकर मैं आपका सहयोगी अतुल वर्मा उपस्थित हूं। आज इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे लोकप्रिय एडमिन आदरणीय विजय सिंह जी लोधी। जैसा कि आपको विदित है कि आज इस कार्यक्रम में आपके बीच हमारे लोकप्रिय व्यक्तित्व आदरणीय लोकेश जी लिल्हारे IRS, जो वर्तमान में एडिशनल कमिश्नर GST भोपाल के पद पर शोभायमान हैं, आज हमारे बीच उपस्थित होंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और मैं विजय जी के सहयोग से जो आपके प्रश्न और जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं लोकेश जी से, वो हम आपके प्रश्न लोकेश जी के समक्ष रखेंगे। तो चलिए एक विधिवत शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का। आप लोगों के इंतजार की घड़ियों को समाप्त करते हुए मैं आदरणीय लोकेश जी लिल्हारे जी से को आपके समक्ष आने की वो करता हूँ। आप स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय लोकेश जी लिल्हारे जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के वीर सपूतों को जो अभी अभी चाइना से लड़ाई में बॉर्डर में शहीद हुए हैं, उन्हें नमन करता हूं, अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जय हिंद से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। साथ ही साथ चूंकि आज ये सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक मंच है, तो समाज के वे वरिष्ठ जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, महारानी अवंतीबाई लोधी, शिक्षा के महासागर स्वामी ब्रह्मानंद, सामाजिक क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले स्वामी केशवानंद, शहीद गुलाब सिंह लोधी, हरदेव शाह जैसे अनेकों अनेक ऐसे मेरे सामाजिक इस जन्मभूमि में पैदा हुए हैं जिसने इस देश की रक्षा की खातिर अपने प्राण का निछावर किया। साथ ही साथ मैं उन सभी देश के शहीदों को, उन सभी देश के उन वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं जिनके कारण आज हम इतनी अच्छी जिंदगी अदा कर रहे हैं। जागो लोधी समाज का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, उस पूरे परिवार का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिसने मुझे प्लेटफॉर्म प्रदान किया कि मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को आप तक रख पाऊं। एक अच्छा कार्यक्रम है और मैं जागो लोधी समाज के सभी मॉडरेटर से लेकर पूरे सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे काम की शुरुआत की है। इससे पहले भी 2 सेशन हो चुके हैं, श्री अमरपाल जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन डेविड जी का। मैं समाज के सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, मेरे युवा साथियों को नमस्कार करता हूं, बच्चों को मेरे तरफ से प्यार। साथ ही साथ आज एक विशेष बात है, हमारे प्रिय, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल भैया का जन्मदिवस है। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं मेरे घर पधारे जागो लोधी समाज के वर्मा जी, विजय जी, नरवरिया जी, मलखान जी, इन सब को मेरे घर आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रश्न आप करें और मैं जवाब दूं। प्रश्न आंसर होगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, मेरे विचार आप जान पाएंगे। बिल्कुल सही है सर। एक जोशपूर्ण शुभारंभ प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का आज जन्मदिवस है, तो हमारे पूरे समूह की ओर से हमारे गौरव, समाज के गौरव श्री प्रहलाद पटेल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से कामना है कि वो इसी तरह लोधी समाज को गौरवान्वित करते रहें और बड़े से बड़े पद पे। और आशा करते हैं कि भविष्य में प्रहलाद पटेल जी इस प्रदेश को
एक ऐतिहासिक उपलब्धि देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है जी। तो सर, अब आपके जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे दर्शक उत्सुक हैं और इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपना परिचय समाज को प्रदान करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरा मोबाइल भी ले आएँ, तो मैं भी अपने सामने मोबाइल रख लेता हूँ, और जो भी मेरे सामाजिक बंधु मुझसे प्रश्न करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, तो मैं उन सबका भी धन्यवाद कर दूंगा। तो मैं चाहूँगा राहुल मेरा मोबाइल बुलवा दें। मेरा जीवन एक संघर्षों की कहानी है, और कई बार जब मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ समाज के, तो मैं अपने जीवन संघर्ष की कहानी बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बाकी लोगों का जीवन संघर्ष तो पुस्तकों में भी है, वीडियो में भी है, यूट्यूब में भी है, जो बड़े बड़े महान हस्ती हुई और उसके बारे में सबको जानकारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आभासी होते हैं। चूंकि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष होता हूँ और जीवन का संघर्ष मेरा वाकई ऐसा रहा है जिसमें मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव झेले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न कहा, ये एक अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं अपनी बारे में आपको बता पाऊंगा। मेरा बचपन मध्य प्रदेश के ही बालाघाट जिले के मोहगांव मलाजखंड में बीता है। मैं वहीं जन्म लिया, मैंने वहीं पर। अलग बात यह है कि जब मैंने जन्म लिया वहाँ, तो वहाँ पे कोई लोधी समाज का व्यक्ति नहीं था, और वहाँ मेरी 12वीं तक की स्कूलिंग हुई। मेरे पिता वहाँ पर शिक्षक हुआ करते थे। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन बालाघाट से हुआ। फिर मैं कंपटीशन की तैयारी करने इंदौर चला गया। फिर इंदौर से मैं दिल्ली चला गया कंपटीशन की तैयारी करने। फिर 2006 में मेरा IAS के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ। इंडियन रेवेन्यू सर्विस मुझे अलॉट हुई। पहले असिस्टेंट कमिश्नर नागपुर रहा, डिप्टी कमिश्नर बॉम्बे रहा, ज्वाइंट कमिश्नर जब हुआ उसी बीच में माननीय दीदी उमा भारती जी ने मुझे अपना OSD बना लिया, तो 3 साल उनके साथ रहने का मौका मिला। और उसके बाद एडिशनल कमिश्नर भोपाल के पद पर हूँ। इस समय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हूँ भोपाल में, और भोपाल और छत्तीसगढ़ का काम देखता हूँ। सर, ग्रुप के सभी लोग जानना चाहते हैं कि एक आप सफल क्रिकेटर थे सर, तो सफल क्रिकेटर से IAS बनने का सफल आपका कैसे तय किया आपने सर? इसके विषय में कुछ बताइए सर, उसके पीछे क्या कहानी है सर? सभी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, क्रिकेट, मैं कहूँ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, और मैं अपने जीवन को उसी खिलाड़ी के तौर पर जी रहा हूँ। कई लोग कहते हैं मुझे कि आप इतना समय कैसे दे पाते हैं, इतने लोगों से बात कैसे कर पाते हैं, इतने लोगों से मिल कैसे पाते हैं। तो ये मेरी बचपन की आदत रही है। मैं चूँकि खिलाड़ी रहा हूँ और सामूहिक गेम खेला, जैसे क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आपका हॉकी, तो अक्सर मुझे लोगों ने टीम के कप्तान के रूप में स्वीकार किया है। और एक टीम का कप्तान, बहुत सारे बच्चों में से 11 लोगों को चुनना अपने आप में एक, आप समझते होंगे कि हमेशा ही एक चुनौती का दौर रहता है। इस चुनौती के दौर में मैंने 11 का सिलेक्शन किया है। उनके बाकी लोगों को भी खुश रखा है, टीम वालों को भी खुश रखा है, और टीम को जितवाने में भी भागीदारी रही है। तो बचपन से ही एक अनुभव एक साथ रहा है। मेरे माता पिता का मैं आपको इस बारे में जिक्र कर दूं, क्रिकेट के बारे में बात बोली कि IRS और क्रिकेट दोनों कैसे आप कर पाए। मेरी माँ जो थी वो बच्चों की शिक्षा पे बहुत फोकस करती थी, और मेरे पिता जो थे वो शिक्षक थे, लेकिन वो बाहर के वातावरण को बहुत बारीकी से समझते थे। मैं आपको 10वीं की घटना बताता हूँ, क्लास 10th की। बचपन से ही मेरे घर के बाहर ही क्रिकेट का ग्राउंड था। मेरे कुछ जैसे मेरे बड़े भाई खुद क्रिकेटर थे, 4 से 5 लोग थे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। बुरहानुल हक, मोइन खान, आनंद देशमुख, भारत देशमुख और इरफान खान। ये मेरे वो लोग थे, वरिष्ठ थे, जिन्होंने मुझे अपब्रिंगिंग्स दी, मुझे पैदा किया, मेरे माता पिता, मेरे परिवार के अलावा। और बचपन से ही मुझे उन्होंने मौका दिया, और संघर्ष बड़ा खतरनाक था। मेरे पिता सामाजिक व्यक्ति थे, तो सामाजिक व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष में लोग रहते हैं, उसी प्रकार पिता के पक्ष विपक्ष में लोग थे, तो संघर्ष का दौर वहाँ से चालू हुआ। जब मैं 10वीं में था, एक घटना बताता हूँ, मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, जैसे आपने पूछा है कि मैं कैसे क्रिकेट और शिक्षा दोनों को साथ साथ कर पाया। 10वीं की घटना है, मैं खिलाड़ी था। 1500 मीटर में, हॉकी में और फुटबॉल में मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ। जब मैं नेशनल में मेरा सिलेक्शन हुआ तो 10वीं के एग्जाम को 3 माह बाकी थे।
और 10वीं के एग्ज़ाम को 3 महीना बाकी थे। माँ को मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ, तो माँ शिक्षा को लेकर बड़े आंदोलित रहती थी। तो उन्होंने बोला कहाँ जाओगे तुम खेलने, चलो पढ़ाई करना है, अच्छा परसेंट बनाना है। तो मैंने माँ की बात को माना, प्रिंसिपल के पास गया और अपना नाम जो फॉर्म भरना पड़ता आगे के लिए उसको मैंने कटवा लिया। क्योंकि उस समय स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे सामान आया करते थे। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे, मेरी माँ ने कहा है कि मुझे पढ़ना है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अचानक से प्रिंसिपल ने पिता को फ़ोन किया, क्योंकि प्रिंसिपल वो इस स्कूल के थे, मेरे पिता प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे। बोले लिलारे जी, बोले वो लोकेश कह रहा है कि वो खेलने नहीं जाएगा, उसका नेशनल सिलेक्शन हुआ, किस्मत वालों के नेशनल सिलेक्शन होता है। तो मेरे पिता शाम को आए, बोले कि लोकेश तुम्हारा कहाँ का सिलेक्शन हुआ है? मैंने कहा यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने कहा 10वीं की एग्ज़ाम है, माँ ने कहा है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बोले देखो बेटा, शिक्षा का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। शिक्षा आपकी खेल की शिक्षा भी होती है, आपकी व्यावसायिक शिक्षा भी होती है, आपकी कृषि शिक्षा भी होती है, और जीवन को बनाना भी एक शिक्षा होती है। पुस्तकीय ज्ञान आप इस साल नहीं तो अगले साल ले पाओगे, आपके परसेंट थोड़े कम बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये मौका चूक गए तो शायद ये स्पोर्ट्स का, खेल का मौका जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये उम्र है जिसमें आप आगे कुछ कर सकते हो। तो IRS बनने में जहां मेरी माँ का रोल था, वहीं स्पोर्ट्स की ओर निकलने में, सामाजिक बनने में मेरे पिता का रोल था। मेरे पिता, चूंकि उस गांव में कोई लोधी नहीं था, मैंने बोला कि मेरे अपब्रिंगिंग, इसलिए मुझे शुरू में मालूम भी नहीं था। और उस गांव का भी मैं प्रमुख था, स्कूल का प्रमुख था, कप्तान था। तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं लोधी हूँ, और कभी मुझे गांव के लोगों ने एहसास ही नहीं करा पाए कि मैं लोधी हूँ। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे गांव का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज आपका बच्चा जिस जगह बैठा है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। उससे जुड़ा हुआ मलाशखंड था, वहाँ कुछ लोधी लोग आकर नौकरी करते थे। तो मेरे पिता ने वो संगठन बनाया, समाज को जोड़ना चालू किया। तो हल्की सी समाज के प्रति मेरी मनसा वहीं से शुरुआत हुई थी, और लोगों को मैं जान पाया था कि समाज भी एक चीज़ है, और वो व्यक्ति के विकास के, परिवार, गांव, शहर, जिला, देश, प्रदेश जैसा वो भी एक अंग है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सर मेरी क्वेश्चन है सर कि जो आपने जो IRS के लिए जो अपने उच्च एजुकेशन की जो आपने तैयारी की हुई है, उसके लिए सर आपने आपको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमारे इस लाइन में जाना चाहिए, हमारे लिए इस लाइन में सफल होना चाहिए? तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली सर? देखिए, सिविल सर्विस में मुझे आने की प्रेरणा बेसिक कहा जाए तो मैं थोड़ा सा जिद्दी आदमी हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं कप्तान रहा, एजुकेशन में भी आगे रहा। मैं पहले क्रिकेटर बनना चाहता था। मेरे से UPSC की इंटरव्यू में भी पूछा, क्योंकि मैं बड़े हाई लेवल पर क्रिकेट खेला है मैंने। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं बनते तो क्या बनते? तो मैंने कहा मैं क्रिकेटर बनता। मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, ऑलराउंडर था। मैंने कहा अगर मैं अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उस समय इरफान पठान लेफ्ट आर्म बॉलर हुआ करता था। तो मैंने कहा शायद इरफान पठान की जगह मैं होता, आप मुझे वहां देखते। क्योंकि मुझे चोट लग चुकी थी हाथ में, और इस कारण से मैं क्रिकेट की ओर आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत सारे और कारण थे, आप भी समझते हैं कि बहुत सारी ऐसी चुनौतियां होती हैं। गाँव में रहकर आप इतनी बड़ी जगह पर काम करना आसान नहीं होता। IRS बनने की प्रेरणा मेरे दिमाग में थी, क्रिकेटर बनूंगा। जब मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया तो मैंने देखा कि कौन से व्यक्ति जिनका नाम बहुत होता है। तो मैंने देखा कलेक्टर, कमिश्नर, इन लोगों के नाम होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, ये पुस्तक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरे शरीर को भी कुछ नहीं कर सकती, और मेरी ताकत, मेरा जुनून, मेरा समर्पण मुझे उस ओर तो ले जा सकता है। अगर मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता तो कलेक्टर, कमिश्नर जरूर बन सकता हूँ। यही भावना और मेरी माँ का साथ, मेरे परिवार का साथ, मेरे अपने लोगों के साथ ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। सर आपका जो कार्यक्रम था, इसमें आपका अनुभव क्या रहता है? जब आप तैयारी कर रहे थे आपकी, तो बच्चों को कुछ आप बताइए सर कि तैयारी किस हिसाब से की जाए जिससे वहाँ तक पहुँच सके बच्चे, उसका अपने जो गोल है उसको पा सके। देखिए, मेरी संघर्ष की कहानी तो बहुत ही खतरनाक है। देखिए, एक बात अलग है कि संघर्ष के कड़वे घुट पीता है ना, वो जीवन के बहुत मीठे अनुभव लेता है। ये मेरा अपना मानना है। क्या था कि मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरे पिता टीचर थे, उस समय 8,000 की तनख्वाह हुआ करती थी। पिता के देहांत के बाद पेंशन बनी, कुछ समय तक तो 6 या 7,000 रुपये पेंशन मिली, फुल पेंशन होती है। उसके बाद फिर हाफ पेंशन मिलना चालू हो गई। मैंने अपनी माँ से बोला कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है। तो माँ के पास मेरी एक मानसिक रूप से विकलांग सिस्टर है जो 50 साल की है। वो एक बच्ची 2 साल की बच्ची जैसे है। माँ भी अकेली हो गई, भाई बाहर चले गए, वो भी पढ़ाई कर रहे थे, छोटी नौकरी कर रहे थे साथ में। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। फिर मैंने माँ से कहा कि मुझे बाहर जाना है। माँ ने बोला कितना खर्चा आएगा? तो मैंने कहा कम से कम 2,000 रुपये खर्चा आएगा। 800 रुपये रहने का, 600-700 रुपये खाने का,
कुछ कोचिंग की फीस, और फीस भी लगेगी, मैंने कहा 25-30 हज़ार रुपये, उस समय 25-30 हज़ार रुपये फीस थी। तो माँ ने कहा देख बेटा, मेरे पास तुम्हारी 3 बहनें हैं, एक भाई है, तुम भी हो, शायद इतना खर्चा मैं ना कर पाऊँ। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम 1,000 रुपये तक की व्यवस्था करो, बाकी पैसा हम सहयोग करेंगे। मैंने अपने जीजा जी से बात की, मेरे जीजा जी CD नकपुरे जी, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, मेरी बहनों ने सहयोग किया, मेरे भाई राजेश लल्लारे जी ने बोला कि नहीं नहीं आप करो, हम आपके साथ हैं। तो मेरी माँ का कॉन्फिडेंस बढ़ा। उस समय माँ के पास कोई नहीं था, मेरी वो बहन जिसके कारण आज मैं हूँ, आशा जी, वो थी। तो मेरी माँ ने बोला कि तुम जाओ, कितने महीने का कोर्स है? मैंने कहा 3 महीने का कोर्स है। बोला 3 महीना हम आपको पैसा दे देंगे, आप जाओ। मेरे पिता का देहांती हुआ था, मैं इंदौर गया। 3 महीना रहने के बाद, क्लास करने के बाद मुझे समझ में आया कि सिविल सर्विस 3 महीना रहकर नहीं निकलेगी, लंबे समय तक मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। और यदि घर में रहता हूं तो बहुत सारी समस्याएं सामने हैं, वो समस्याएं रहेंगी तो मैं शायद वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, तो मेरे जिया जी, मेरे भाई ने, मेरी माँ ने उन रिक्वेस्ट को माना और मुझे 1500 रुपये महीना देना चालू किया। उसी बीच में मेरे भाई का कहना नौकरी लग गई और उन्होंने मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा, इस प्रकार से 2000 रुपये मुझे मंथ के मिलने लगे। 2000 रुपये भी कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, 1000 रुपये का मेरा रूम हुआ करता था, 700 रुपये का खाना हुआ करता था और पुस्तक काफ़ी चाय हुए करती थी। तो बस यही रहा कि मैंने उस समय जब देखा कि ये पैसा मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने एक समय खाना चालू किया। 700 रुपये का टिफिन को मैंने 400 रुपये किया। रात भर पढ़ता था ताकि सुबह भूख ना लगे। सुबह चाय पी के तोश खा लो, अठन्नी की तोश आती थी उस समय, अठन्नी चवन्नी का बड़ा महत्व था, तो अठन्नी की तोश खाया करता था और रात को खाना खाया करता था। तो रात को मिर्ची, दाल में भी मिर्च डाल दिया करता था ताकि भूख कम लगे, और मिर्च रहेगी तो रात को नींद नहीं आएगी। बाल निकलवा लिए ताकि नहाने की कम जरूरत पड़े, और सस्ती वाली 20-25 रुपए की टी-शर्ट ले ली ताकि निकाल के फेंक दे, बनियान पहनने की जरूरत ना पड़े। साथ साथ मैं जब तैयारी करता था तो मैंने गांव के भी कुछ लोग कहते ना कि मुझे हमेशा कहा जाता है कि आप इतने सारा हॉस्टल क्यों खोलते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं था साथ में तब भी मैं वहां के बच्चों को लाया करता था। 8-10 बच्चे मेरे साथ हमेशा रहा करते थे, मैं उसी में कैसे भी खिलाया पिलाया करता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोगों के पास ताकत तो है लेकिन उनको अवसर नहीं है। तो मैं, जैसे मुझे अवसर मिल रहा था, मैं चाहता था उन लोगों को भी अवसर मिले और उन लोगों को अवसर दिला। साथ साथ कुछ मेरी सिस्टर है जो अन्य समाज से हैं, जैसे वंदना, निशा, पल्लवी, रचना, इसके साथ साथ कुछ लोग जो अधिकारी हैं आज भी, विनोद राठौर हुए, अक्षय मिश्रा जी, ऐसे मेरे और मित्र थे जिन्होंने मुझे समय समय पर सहयोग किया। मुझे उन्होंने पुस्तकें दी, मुझे उन्होंने अपनी नोट्स दिए, जो कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं इकट्ठा कर पाऊँ। और आज उन सभी का सहयोग, परिवार का सहयोग, दोस्तों का सहयोग और बचपन की वह ब्रिंगिंग्स, व्यवहारिकता, उन सभी ने मुझे आज यहाँ तक ला के खड़ा किया है। इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी को पुनः याद करना चाहता हूँ। मेरे वो दोस्त जैसे भूपेश, सुधीर, रवि, बिसेन, संजय, मैं उन सभी दोस्तों को, अनुराग, अजय, उन सभी दोस्तों को जिनने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अपनी भूमिका अदा की है, मैं उन सब का, अगर कई लोगों के नाम मैं मिस भी कर रहा हूँ, उन सभी का जिनके कारण मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के कारण मैं इस जगह पहुँच पाया हूँ। सर, आपका जो सफ़र है तो काफ़ी श्रोताओं के हमारे पास प्रश्न आए हैं, तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। इसमें एक बड़ा सामयिक प्रश्न पूछा है जो हमारे सदस्य हैं, वंश हिंदुस्तानी वंशीधर। इनका पूछना है, हम लोग हमेशा से संघर्ष से जूझते आ रहे हैं, फिर भी हमारे समाज का अधिकतर पिछड़ा और गरीब वर्ग रहने का मुख्य कारण क्या है? आगे ये कहते हैं, साथ ही समाज से दरिद्रता को कैसे दूर किया जा सकता है? हमारे ग्रुप और संगठन द्वारा इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इनका एक संकुलित वो है। समाज दरिद्र है, समाज पिछड़ा, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक जो मुझे समझ में आई, उन्होंने एक बात बोली। नाम क्या बताया आपने? बंशीधर जी। मैं बंशीधर जी को प्रणाम करता हूं। और आपके प्रश्न के जवाब में मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज का विकास 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है उसकी विकासात्मक कार्य, जैसे शिक्षा, साहित्य, कला, कृषि, उद्योग, कि समाज इन क्षेत्रों में कितना है। दूसरा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, उस समाज का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कैसा है। तीसरा, उस समाज के सुधारात्मक उपाय और रचनात्मक उपाय। सुधारात्मक उपाय जिसमें समाज की समस्याएं कितनी विद्यमान है, समाज सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे समाज दहेज से कितना ग्रसित है, समाज मृत्यु भोज, आपसी विवाद, बहुत
किस क्षेत्र में वो अपना पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में कर रहा है, वो शराब नशा कहीं आदी तो नहीं है, उसका व्यवसाय कृषि कैसा है, और समाज आपस में एक दूसरे को साथ कैसा दे रहा है। इसके साथ रचनात्मक कार्य, जैसे समाज में संगठन कैसा है, समाज के कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, समाज के भवन, समाज की मूर्तियां किस किस दिशा में लग रही हैं, और समाज व्यक्तिगत स्वार्थों से उठकर सामाजिक स्वार्थों की ओर प्रेरित है या नहीं है। इन सब बातों पर समाज निर्भर करता है। देखिए, मैं आपसे बताऊं, मेरे समाज की सबसे बड़ी समस्या है वह है ज्ञान का कम होना और धैर्य का कम होना। मेरा समाज ओजस्व है, जो मुझे गर्व है मेरे समाज पे, इस बात पे। मेरा समाज गर्म खून का है, मुझे गर्व है इस बात का। और ये समाज की उपयोगिता तब थी जब हम आर्य समाज थे, जब हम लोगों के लिए छत्री कहलाते थे, जब हम, जो मेरा अनुभव, हो सकता है मैं पूरी तरह सही नहीं हूं, कई लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था ऐसा था, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन जो मेरी स्टडी रही है, मेरा ये रहा है कि हम छत्री थे, हम योद्धा थे, हमने युद्ध लड़ा, और युद्ध का खून गर्म होना चाहिए। उनको प्रेरित किया जाता था, उनको ऐसा खिलाया जाता था कि उनका खून गर्म रहे, ताकि रणभूमि में हम लड़ाई कर सकें। वही खून आज भी है। समय बदला, वो राजा महाराजा का दौर खत्म हुआ, अब युद्ध खत्म हुए, तो राजा महाराजाओं ने हमें कृषि की ओर लगा दिया, तो हम योद्धा से कृषक भी हो गए। तो लोधी समाज कृषक और योद्धा का एक मिला जुला स्वरूप आज निकल कर आता है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आज से 25 साल पहले जब आप किसी का हाथ मांगने जाते थे, मतलब किसी लड़की का मांगने जाते थे, तो आपसे आपका कृषि पूछी जाती थी, कितनी खेती है। वो उस समय का जमाना था जब खेती का इंपॉर्टेंट था। लेकिन समाज में आज मान लीजिए, मैं अपने परिवार में हम दो बेटे हैं, मेरे पिता की 10 एकड़ जमीन थी, हम दोनों भाइयों की 5-5 हो गई, मेरे भाई के 3 बच्चे हो गए। अब वो 5 का कितना बचेगा सोच लीजिए। अब आगे और बच्चे होंगे तो कितना बचेगा सोच लीजिए। मतलब अब ना युद्ध बचा, ना कृषि बची। हमें आज की आवश्यकताओं को समझना है और उसके अनुसार समाज को आगे बढ़ाना है। हम उस बात को नहीं समझ पा रहे। जैसे देखिए, गर्मी में हम चादर ओढ़ते हैं, एसी चलाते हैं, लेकिन ठंडी में हम एसी नहीं चलाते, उल्टा गद्दा ओढ़ते हैं। आवश्यकताओं के अनुसार हम अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। तो आज समाज को आज की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होने की आवश्यकता है। संगठन को भी इसी प्रकार परिवर्तित होने की आवश्यकता है, समाज को भी इसी प्रकार परिवर्तित होने की आवश्यकता है। और मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन डेविड जी का, मैंने पिछली बार सुना उनका, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जालम सिंह जी का, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय कोक सिंह जी का, और पूरे समाज के संगठन का, कि वह तत्परता से कार्य कर रहे हैं और इस दिशा में वो नए चिंतन ला रहे हैं। और वर्तमान के अनुसार, पिछला मैंने उनका सुना था कि वर्तमान के अनुसार वो संगठन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो समाज को पहला काम करना है विकासात्मक, शिक्षा, साहित्य, कला, कृषि, उद्योग, इन सब क्षेत्रों में आधुनिकता को अपनाना है, वर्तमान की आवश्यकताओं को अपनाना है, व्यवसाय की ओर समाज को लाना है, आधुनिक कृषि की ओर समाज को लाना है, सामाजिक बुराइयों को कम करना है और रचनात्मक कामों को बढ़ाना है। अगर ये सब चीजें समाज में आने लगेंगी, सरकारी योजनाओं का लाभ हम लेने लगेंगे, तो समाज में परिवर्तन आने लगेगा। और एक बात व्हाट्सएप में हमेशा कही जाती है, जो समाज के साथ है, कि अब गर्म खून का उपयोग समाज के विकास में, बच्ची के विकास में, लोगों के विकास में लगाना है, हमारी महिलाओं के विकास में लगाना है। हमें आज की आवश्यकताओं के अनुसार इस गर्म खून का उपयोग करना है, अन्यथा इस गर्म खून का कोई मतलब नहीं है। हमें समाज में एक चेतना जागृत करनी है। हमें आपस में, हमें पैर खींचने की आवश्यकता नहीं जो व्हाट्सएप में चल रहा है, हमें हाथ खींचने की आवश्यकता है। जितना हम अपने लोगों का हाथ खींचेंगे, हम उतना आगे जाएंगे। सर, आपका एक संगठन काम कर रहा है, छू लो आसमान किसने रोका है, तो इसकी परिकल्पना आपने क्यों की सर? इसका क्या उद्देश्य है? क्या छू लो आसमान किसने रोका है अपने देश में सफल रहा है सर? देखिए विजय जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि छू लो आसमान किसने रोका है कोई संगठन नहीं है जी सर। ये एक उद्देश्य है, एक विचार है जी सर। एक सोच है, एक कल्पना है, एक दायित्व है, एक कर्तव्य है। जी सर। मैंने जैसे बोला कि मैं जहां से निकलकर बाहर आया हूं, वो क्षेत्र बड़ा ही कमजोर क्षेत्र था। मैं बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से बाहर निकल कर आया, और मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति में दिमाग की कमी नहीं है। विजय जी, मेरे में जो दिमाग है वही दिमाग आप में है। जी सर। बस अवसर की कमी है। मुझे अवसर मिल गया तो मैं यहां तक पहुंच पाया, आपको अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए आप समय की गहराइयों में डूब गए, आवश्यकता में डूब गए, आप वहां पहुंच गए। तो मैं IRS बन गया, IAS की एग्जाम निकाली इसलिए बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। मेरे समाज में हर बच्चे के पास वही ताकत है, वही दिमाग है, वही आंख पैर नाक है, बस उसके पास अवसर की कमी है। छू लो आसमान किसने रोका है, वो अवसर प्रदान कराता है। मेरा अनुभव, मेरे बहुत सारे दोस्त भाई जो मेरे साथ मेरे बराबर दिमाग के थे, मैं बता दूं, मेरे साथ एक लोकेश रांगडाले जी थे, राकेश देशमुख जी थे,
उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उनका दिमाग भी मेरे जैसे था। आज एक व्यवसाय कर रहा है, आज एक टीचर है। बस ये है कि अवसर मुझे मिल पाए, मेरे जुनून ने, मेरे समर्पण ने, मेरे ताकत ने, मेरे माता पिता ने वो ताकत दे पा पाई पीछे से, मुझे यहाँ तक फोकस कर पाए, इसलिए मैं यहाँ पहुँच पाया। तो छू लो आसमान वो सभी बच्चों के लिए, और ये किसी समाज के लिए नहीं है, सर्व समाज के उन सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे उन लोगों ने, सर्व समाज ने खड़ा किया है, तो मेरा दायित्व उनके लिए भी बनता है। समाज एक प्राथमिकता है मेरी, लेकिन वो भी समाज जिसने मुझे यहाँ तक खड़ा किया वो मेरी प्राथमिकता है। तो छू लो आसमान एक विचार है, एक ताकत है उन लोगों के लिए। इसीलिए छू लो आसमान केवल बातें नहीं करता, वो हॉस्टल है उसका, आप आइए, निःशुल्क हॉस्टल में रहिए, एग्जाम देने आते हैं आप आइए, आपके रहने खाने की व्यवस्था है, गरीब लोग होते हैं, आपकी क्लास की व्यवस्था क्या होता है कि हमने हॉस्टल प्रदान कर दिया। हॉस्टल प्रदान करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमें उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। क्या हुआ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो ये माना गया कि एक खिलाड़ी आदमी का सिलेक्शन हो गया आईएएस के एग्जाम में, यार एक सामान्य टीचर का सिलेक्शन हो गया, ऑलरेडी मेरे पास गवर्नमेंट नौकरी थी, बोले एक मास्टर जो हमारे साथ बैठने वाला था वो आईएएस बन गया, आईआरएस बन गया। तो बहुत सारे लोग वहां से निकलकर अपनी जमीन बेचकर, सब बेचकर वो दिल्ली आ गए तैयारी करने के लिए। उसमें से कुछ लोगों ने तैयारी की, सफल भी हुए, बहुत सारे लोग वापस चले गए। कुछ लोग अपनी जमीन बेचकर आए थे, कुछ लोग अपना संसाधन बेचकर आए थे। तो मुझे एक चीज और समझ में आई, साथ साथ अवसर के साथ साथ उन्हें दिशा की भी आवश्यकता है कि वो किस दिशा में काम करें। दिशाहीनता से समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। तो हॉस्टल के बाद हमने सोचा नहीं, हमें लाइब्रेरी भी खोलना पड़ेगा, हमें आंखों के सामने उन्हें बैठालना पड़ेगा। हमने क्या किया, उनको दिशा दी। अब उसके बाद आता है यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सी पुस्तकें पढ़ें, वो कौन सी कोचिंग क्लास जाएं, सही जगह जाएं। हमने देखा कि जब हमने बहुत सारी जगह भेजा उनको, तो कई कोचिंग क्लास तो अच्छी थी, कई कोचिंग क्लास उनका समय नाश करती थी। तो हमने सोचा यार ये भी नहीं चलेगा। मैंने अपनी पत्नी, धर्मपत्नी साक्षी से बात की, जो लगातार लगी हुई हैं और आप लोगों से सपोर्ट भी करते हैं। तो साक्षी ने बोला कि नहीं, हमें क्लास भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी वाइफ साक्षी जो MBA किया हुआ है पूना से, उसने कोटा से तैयारी की थी MBBS की, और सिविल सर्विस की तैयारी दिल्ली से की। तो कंपटीशन का उसको अच्छा अनुभव था सब क्षेत्रों में। तो मैंने कहा कि तुम अपने समय का उपयोग करो और इस क्षेत्रों में बच्चों को गाइड करो। और मैं चाहता था कि महिला आगे आए, तो महिला जो बातों की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया कि महिला आगे आनी चाहिए। मैंने कहा एक ऐसी क्षेत्र है जहां पे तुम काम करो, बच्चों को आगे निकालो, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस पोजीशन में बिठाला है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो आप उन बच्चों के लिए काम करो। हॉस्टल खोला, हॉस्टल के बाद हमें दिमाग में आया कि नहीं, हॉस्टल से काम नहीं चलेगा। हमने फिर लाइब्रेरी खोला, पुस्तकें दी। फिर हमको लगा कि नहीं, कोचिंग क्लास भी सही नहीं है, तो कोचिंग कराने की व्यवस्था की। उसके बाद लगा कि नहीं, इससे भी नहीं चलेगा, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो हमने लाइब्रेरी में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है देखा, और टेस्ट लेना चालू किया। और जो बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते थे, उसके बाद हमने YouTube चैनल खोला, ताकि जो बच्चे नहीं आ सकते, स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, उसका स्मार्ट उपयोग करें। तो आपने देखा है हमारे YouTube में बहुत सारे मोटिवेशनल होते हैं और एजुकेशन के बारे में बताते हैं। फिर कई सारे गांव में बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था या वाईफाई नहीं था, तो हमने सोचा उनके लिए क्या करना है। तो हमने उनके लिए इस प्रकार की पुस्तक बनाई, छू लो आसमान किसने रोका है। इसमें सर्व समाज के वो गरीब बच्चों का है जिन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी लिखी हुई है, और कौन सा एग्जाम आपको करना है, कौन से क्षेत्र में जाना है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे डॉक्टर का सेक्टर हो, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे व्यवसाय का सेक्टर हो, चाहे कृषि का सेक्टर हो, सभी चीजें इसमें दी हुई है। इसमें सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए हुए, कैसे वो जीवन में सफल हुए, और इस पुस्तक ने बहुत सारे लोगों को वो किया है। लोकेश लुलारे अकेले के होने से काम नहीं चलेगा, हमें हजारों लोगों को लाना पड़ेगा। जैसे समाज में अभी कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे बनवारी साहब हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर है, बहुत बड़े रैंक में, वो भी बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनकी पत्नी बाहर निकल कर आ रही हैं। NBS साहब बहुत तेजी से बाहर निकल कर आए, उनकी पत्नी बहुत तेजी से बाहर निकल कर आई हैं। मैं तो NBS साहब का बड़ा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि समाज की बहुत सारी चीजों से मुझे उन्होंने परिचित कराया। अमरपाल जी काम कर रहे हैं, महेश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, बहुत उसमें काम कर रहे हैं। श्यामवीर निकल कर आए हैं, बहुत अच्छी सोच है श्यामवीर की। आपके IAS निकल कर आए हैं। इसके साथ साथ आपकी आशा दीदी काम कर रही, देखिए संगठन में काम कर रही है वो। इसके साथ हम बोले तो आपका अनूप काम कर रहा है, और ऐसे कई अधिकारी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। हमने इंटरव्यू क्लास लगाई, बहुत सारे बच्चे उससे भी निकले, 30-35 बच्चे निकले हैं। तो ये बच्चे जो छू लो आसमान है, ये एक प्रकार का व्यापक दृष्टिकोण है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका बच्चा यदि भोपाल आता है, आपका बच्चा यदि उसको रहने की समस्या है, क्योंकि लॉकडाउन में सब चीज़ें बंद हो गई हैं, और ये आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, तो हम आपके लिए बैठे हैं, आप आइए हमारे पास, हम आपके साथ खड़े हैं। और हमने अभी किसी से सहयोग इसलिए नहीं लिया है कि जैसे सहयोग करो तो प्रश्न चालू हो जाते हैं। क्योंकि मुझे 2 लाख रुपए करीब सैलरी मिलती है, 2 लाख से अधिक सैलरी है मेरी, तो 25-30 हज़ार रुपए
चूंकि मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर लोगों ने खर्च किया जी है, तो मुझे लोगों के ऊपर खर्च करने में कोई वो नहीं है। जी सर। मुझे मालूम है कि जीवन एक दिन खत्म हो जाना है, जी तो सर। क्यों ना एक अच्छे कार्य, अच्छी दिशा, एक अच्छी मंशा से कोई काम किया जाए। जी सर। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। बहुत सारी बातें निकलती हैं, मेरे कार्य, मेरे विचार, मेरे एक्शन कभी कभी आपको गलत दिख सकते हैं, लेकिन मंशा कभी गलत नहीं है। जी सर। अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए उसे ठोकना पड़ता है। जी रॉ मटेरियल को स्मार्ट बनाने के लिए, कहते हैं रॉ सोने से अच्छे धातु, अच्छे आभूषण बनाने के लिए उसे ठोकना पड़ता है, सही दिशा में लाना पड़ता है। और मुझे इस बात की कभी परवाह नहीं होती कि मेरा नाम होगा कि नहीं, मुझे कोई जानेगा कि नहीं, मुझे कोई मानेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि नाम तो मरने के बाद ही होता है। जब तक आप काम करते हैं तब तक आपका संघर्ष चलता है, आप पे विषय प्रश्न उठते रहते हैं। इसलिए प्रश्नों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, कार्य करने की आवश्यकता है। तो छू लो आसमान एक सोच है, एक विचार, एक संगठन नहीं है, इसलिए ना ही इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना ही इसका कोई अध्यक्ष है, कुछ नहीं है। जी सर। और मैं इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि ये प्रचार का माध्यम मैं मानता हूं इसको, कि कहीं ना कहीं संगठन कई बार मुझे प्रचार के रूप में दिखते हैं और ये विभाजन को भी जन्म देते हैं। जी सर। सर आपका एक गूंज चालू हुआ है, उसको देखते लोग बहुत इंस्पायर, इसके बारे में कुछ बताइए कि परिकल्पना आपने कैसे की और इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, लॉकडाउन में हमने सोचा कि क्या किया जाए। फिजिकल क्लास बंद हो गई, जी सर। अब लोगों तक हम कैसे पहुंचे। वैसे हमारा बहुत लंबे समय से काम चल रहा था, जी सर। तो हमने 3 योजनाओं की शुरुआत की, गूंज, दिशा और सहयोग। सहयोग क्या था कि कोविड-19 के समय बहुत गरीब मजदूर, जरूरतमंद लोग बार बार सड़कों पे आ रहे थे। उनका जीवन आप भी जानते हैं कितनी तकलीफ थी देश में। जी सर। और प्रशासन की एक सीमा है, अब प्रशासन अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्रशासन की संख्या बहुत कम है और लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो ऐसे समय में जब देश के पास चुनौती का सामना कर रहा है, देश समस्याओं से ग्रसित हो रहा है, तो आपका भी दायित्व उतना ही बनता है कि आप देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कोरोना वॉरियर्स केवल वो नहीं है जो केवल सरकारी रूप से काम कर रहे हैं। हर आदमी का जो इस देश में जन्म लिया है, उसका दायित्व बनता है कि वह इस देश के लिए खड़ा हो, इस देश के लोगों के साथ खड़ा हो। और ये समय है, ये अवसर है। हमने सोचा कि सहयोग किया जाए और आलोक संगठन ने बड़ा अच्छा सहयोग किया। इसमें बहुत सारे सभी संगठन के लोगों ने सहयोग किया। हमारे पास मलखान जी बैठे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया और मैं उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो सहयोग के माध्यम से सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक और उद्देश्य था कि जो गरीब लोग घर आ गए, बच्चों की स्कूल छुड़वा कर आ गए, अब उनके पास तो स्मार्टफोन नहीं है, उनकी शिक्षा का क्या होगा। तो सहयोग एक ऐसा माध्यम है जिसमें शिक्षा का प्रचार गांव गांव तक, वो लोग जो लौट कर आ चुके हैं, क्योंकि ये गैप नहीं बनना चाहिए कि गरीब का, धनी का बच्चा तो पढ़ रहा है स्मार्टफोन से, स्कूल जा रहा है, उसके पास सब कुछ है, और गरीब का बच्चा। तो सहयोग वो है जहां पे हमें उन लोगों को खड़ा करना है जो लोगों को कोविड की मार पड़ी है। जी सर। एक व्यापक दृष्टिकोण है। गूंज क्या है, देखिए कि बहुत लोकेश लल्लारे, अमरपाल, एनबीएस साहब, बनवारी साहब, महज जैसे कुछ चंद अफसरों के आगे आने से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। हमें हजारों पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस फल को खाने वाले लाखों हैं, करोड़ों हैं। अब करोड़ों लोगों के लिए लाखों लोगों को बाहर निकलना जरूरी है। बहुत सारे समाज में अच्छे व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं, छूलो आसमान से निकले हुए व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। तो गूंज एक ऐसी व्यक्ति है जिसके माध्यम से सफल विद्यार्थियों को आपके बीच में लाना है, उनके अनुभव से, जैसे आज आप मेरे अनुभवों को लोगों के बीच में दे रहे हैं, उनके अनुभवों से लोगों को परिचित कराना है। शायद उनके अनुभव और उनकी प्रेरणा किसी ना किसी एक बच्चे के दिमाग में आ जाए और वो कल का, जैसे मैं कहूं कि लोकेश लल्लारे की बात करूं, यहां पे आपने बुलाया, तो मेरे विचारों से शायद एक व्यक्ति प्रभावित हो जाए और वो कल का लोकेश लल्लारे बन जाए, वो मेरे जैसा आगे आने को प्रेरित कर जाए। लोकेश लल्लारे का मतलब कि जमीन पे पड़ा हुआ बच्चा, एक गांव पे पड़ा हुआ बच्चा एक आईएएस की एग्जाम पास कर पाए। तो मेरा यही कहना है कि एहसास उसी को होता है जिसका दर्द के साथ नजदीक का रिश्ता होता है। तो गूंज वही बात है, गूंज कि एहसास है मुझे करीब से, इसलिए मुझे दर्द है, और दर्द का रिश्ता मेरा रहा है, इसलिए मुझे एहसास है। इसलिए मैंने गूंज नामक प्रोग्राम, साक्षी ने इस बात को बड़ा अच्छे से सपोर्ट किया और मैं उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, सभी अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो गूंज के माध्यम से सामने आ रहे हैं। और मैं सभी सामाजिक और अन्य सामाजिक बंधुओं को निवेदन करता हूं कि सभी लोग गूंज से जुड़े और अपनी बारे में बताएं, जो प्रश्न पूछते हैं उन लोगों को बताएं और समाज को जागृत करें। शायद आपके कुछ समय देने से इस समाज का, इस राष्ट्र का कुछ ना कुछ तो भला होगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और वो आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा विषय है हमारा दिशा। बहुत सारे बच्चे अब घर चले गए हैं, माँ बाप उनको भेज नहीं रहे हैं, सबकी कोचिंग क्लासेस छूट गई हैं, सब कुछ छूट गई हैं। तो दिशा के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को, जैसे साक्षी की आपने देखा 2 क्लासेस हो चुकी हैं, लगातार क्लासेस होंगी, अन्य लोगों को भी हम इसमें लाएंगे, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। तो दिशा के माध्यम से हम लाइव क्लासेस, हम सोशल मीडिया का सही उपयोग कर लोगों तक क्लासेस पहुंचाएं, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं और लोगों को, उन बच्चों को जो अभी घर बैठे हुए हैं, अभी यूपीएससी की एग्जाम है 3 अक्टूबर की, एमपीपीएससी की एग्जाम है, यूपी की एग्जाम है, एसएससी की एग्जाम है, करिकुलम आ चुका है एसएससी का, एग्जाम्स का, यूपीएससी का। हम उन बच्चों तक, जो बच्चे कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, उन बच्चों तक निःशुल्क में
हम क्लासेस पहुंचाएं, उनको नॉलेज बढ़ाएं, ये दिशा का माध्यम है। एक वृहद प्रोग्राम है छू लो आसमान का, और मैं सभी सुनने वालों से निवेदन करूंगा कि छू लो आसमान से जरूर जुड़े। हमारा यूट्यूब चैनल है छू लो आसमान इंग्लिश में, और हिंदी में छू लो आसमान का हमारा पेज है, उससे जुड़े और लाभ लें। आलोक संगठन अभी समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है सर, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए आलोक, देखिए मेरे समाज के संगठन की बात करूं तो बहुत सारे संगठन, अखिल भारतीय लोधी महासभा एक मेन संगठन है जी सर। उसके बाद लक्ष्य भी काम कर रहा है, जी सर। लोधी सेना काम कर रही है, जी सर। आलोक काम कर रहा है। लेकिन आलोक जो संगठन है वो केवल अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध अधिकारी कर्मचारी का संगठन है। जी सर। इसका मेन उद्देश्य है अधिकारी कर्मचारियों को जोड़ना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरी बात, अधिकारी कर्मचारियों को समाज के प्रति अभिप्रेरित करना, क्योंकि समाज का व्यक्ति क्या होता है कि एक बार जब अधिकारी कर्मचारी बन जाता है तो अपने परिवार से संबंधित रखता है, समाज के प्रति उसको दृष्टिकोण कमजोर हो जाता है। और जैसे भाई साहब ने पूछा था कि समाज कमजोर क्यों है, तो समाज कमजोर करने के पीछे भी बात है कि बुद्धिजीवी समाज के साथ नहीं जुड़ रहा है, समाज के विकास में योगदान नहीं दे रहा। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों से विकास नहीं होगा, कुछ नहर बनाने से कुछ ही भूमि की सिंचाई होगी, हमें तो हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। तो जो आलोक है वो आलोक का उद्देश्य है कर्मचारी अधिकारियों को एक साथ इकट्ठा किया जाए, उन कर्मचारी अधिकारियों को समाज के प्रति कहना चाहिए मोटिवेट किया जाए, संवेदनशील बनाया जाए और समाज के लिए काम करे और समाज का भाग बने। अखिल भारतीय लोधी महासभा सबको जोड़ रहा है। आलोक के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हम अधिकारी कर्मचारी को भी समाज के प्रति समर्पित बना पाए और उनकी बुद्धिजीविता का लाभ भी समाज के विकास को दे पाए। सर हमारे एक दर्शक हैं, सदस्य हैं जागरूक लोधी समाज के, श्री जयप्रकाश जी वर्मा, जो कि द्वारका नगर छोला में निवासरत हैं। वो आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने किया है और हमारे समूह द्वारा भी इस तरह की का एक प्रश्न था आपके लिए। वो लिखते हैं कि लोधी समाज की मध्य प्रदेश में अच्छी खासी जनसंख्या है, फिर भी नौकरी, शिक्षा, खेल एवं राजनीति में हमारे युवा वर्ग उतनी तेजी से विकास नहीं कर पा रहे हैं जैसी हमारी अपेक्षा है। कृपया इसके लिए शीघ्र विकास हेतु आप मार्गदर्शन करें। अच्छा प्रश्न। देखिए, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, मैं अपनी उस टीम को याद करना चाहता हूं जिस टीम ने इस देश को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया था, वो थी लोधी महोत्सव टीम। तो मेरे लोधी महोत्सव टीम और पूरे दिल्ली के मेरे सामाजिक बंधु जिन्होंने उतने बड़े कार्य, एक प्रतिभा सम्मान, दो चीज़ों को स्टार्ट करने में योगदान दिया था, मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं अम्मा को जिन्होंने जमीन दान की उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मैं चंदेल जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मैं समाज के वर्मा जी के पिताजी तीरथ जी, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, तखत सिंह जी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने समाज में काम किया, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इस प्रश्न को लेता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या बहुत है लेकिन उस तेजी से विकास नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि 3 विषयों में हमें काम करना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कहाँ से विकास होगा, कैसे विकास होगा। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने जैन समाज देखा है, आपने श्रीवास्तव समाज देखा, आपने सिंधी समाज देखा है, आपने देखा इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये हर जगह पाए जाते हैं, हर महत्वपूर्ण जगह पर है। कोई गरीब नहीं मिलेगा ये 3 समाज में, आपको कोई भीख मांगते नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। उसका कारण उसको समझना पड़ेगा। उन्होंने सबसे बड़ी ताकत ज्ञान को अपनी मुट्ठी में किया। मैं आपसे बता दूं क्यों मैं शिक्षा के लिए काम करता हूं। मेरा मानना है कि यदि समाज शिक्षित होगा तो वो अपने अधिकारों के प्रति सोचेगा। जब अपने अधिकारों के प्रति सोचेगा और शिक्षित होगा तो रोजगार प्राप्त करेगा। अधिकारों का नॉलेज हुआ, रोजगार हुआ, तो रोजगार होगा तो उसके पास पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था सही बनेगी। जब अर्थव्यवस्था सही बनेगी, ज्ञान बढ़ेगा, तो वो किसी संगठन में काम कर पाएगा, वहां पे अपनी ताकत को गेन कर पाएगा और सामाजिक काम कर पाएगा। जब सामाजिक काम कर पाएगा तो राजनीतिक क्षेत्र में उसकी छवि बढ़ पाएगी, और जब राजनीतिक क्षेत्र में छवि बढ़ पाएगी तो एक अच्छा नेता निकल कर आएगा। शिक्षा हर क्षेत्र का माध्यम है, व्यवसाय को विकास का माध्यम है, आपका राजनीति के विकास का माध्यम है, शिक्षा आपके सभी चीजों का माध्यम है। तो समाज की शिक्षा की कमी है। दूसरी बात, समाज ने केवल पुरुषों को आगे बढ़ाया है, समाज ने महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया है। इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि महिलाएं कितना काम कर रही हैं। देखिए, नीचे का लेवल आपका मजबूत नहीं है, रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं। आलोक संगठन के पीछे की धारणा ये है कि समाज की रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया जाए और जो रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे बनते जा रही है उसको इकट्ठा किया जाए और उसको समाज की ओर अभिप्रेरित किया जाए। समाज के जो अन्य संगठन हैं उनको क्या करना है, मैं नहीं कहता कि बड़े बड़े काम करो, कोई जरूरत नहीं बड़े काम करने का। आपको काम क्या करना है, आपको सरकार की योजनाओं को लोगों से परिचित कराना है और उसका लाभ दिलवाना है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन
आपका दायित्व होना चाहिए सभी संगठन का कि हर गांव में जो आपके सदस्य हैं, एक भी वृद्ध ऐसा न रहे जिसको वो पेंशन ना मिल रही हो। राशन कार्ड, हर आदमियों को राशन कार्ड होना मिलना चाहिए। उसके बाद विधवा पेंशन, हर महिलाओं को विधवा पेंशन मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर हमारे सामाजिक बंधुओं को आवास योजना मिलनी चाहिए। 2 लाख की बीमा योजना, सभी का 2 लाख का बीमा होना चाहिए, कोई भी करा सकता है, इसका लाभ लें। किसान अगर मृत्यु हो जाए तो उसका पोस्टमार्टम हो तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। बैंक से लोन कैसे मिले? देखिए, गूंज में हम लोग बैंक वाले को, बीमा वाले को, कृषि वाले को, सबको ला रहे हैं ताकि आप उनका लाभ लें। हमारा समाज का संगठन का दायित्व होना चाहिए कि जो सरकार जहां तक नहीं पहुंच पा रही, हमारा एक भी संगठन, हमारा एक भी आदमी ना छूटे। स्कूल बच्चों को पढ़ा रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, एक भी बच्चा स्कूल जाने से ना छूटे। कुपोषण के लिए सरकार काम कर रही है, हमारा संगठन का दायित्व होना चाहिए एक भी बच्चा कुपोषित ना हो। देखिए, समाज एक आम होता है, उसको नहीं मालूम होता, और एक आम जनता और एक समाज, इन दोनों के बीच में एक संगठन होता है। संगठन को अपनी भूमिका सही तरीके से निभानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और छोटे छोटे कामों में अपने दायित्व की पूर्ति करना पड़ेगा, और ऐसे पदाधिकारी बनाना पड़ेगा जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। एक विडंबना रही है कि बहुत दिनों से बहुत सारे जिला अध्यक्ष पदाधिकारी बन चुके हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं सभी अपने वरिष्ठों से अनुरोध करता हूं कि जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उनको संगठन में पदाधिकारी बनाइए, उनको मौका दीजिए ताकि ये बदलाव विकास की ओर आगे बढ़ सके। जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, विकास को प्राप्त नहीं करेंगे। तो समाज के पिछड़ेपन का कारण शिक्षा, दूसरा महिला का कम विकास होना, तीसरा आधुनिक कृषि नहीं होना, व्यवसाय में समाज का ना जा पाना, आपसी संघर्ष, ईर्ष्या, घमंड, इन सब चीजों पर रहना। और आप जानते होंगे कि 1 एकड़, कही जाती है बात कि 1 एकड़ में 1 बोरी धान एक्स्ट्रा नहीं होती कि लोधी का 1 केस बढ़ जाता है। जी सर। तो आप देखिएगा, मैं बात को मतलब आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि लोधी समाज अपने भाई से, बहन से लड़ रहा है। अगर लड़ रहा है, 100 में से 90 केस उसके आपस के होंगे, अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, आपस में लड़ रहा है। मुझे तो यहां तक कहा जाता है कि उस क्षेत्र में लोग अपनी पोस्टिंग मांगते हैं, पुलिस वाले, जिस क्षेत्र में लोधी समाज रहता है, क्योंकि वहां पे पीने वाले लोधी समाज अधिक रहेंगे तो लड़ाई अधिक होगी, और लड़ाई होगी तो उनको लाभ मिलेगा। उगाता लोधी समाज है, कमाता लोधी समाज है, कृषक लोधी समाज है, और पूरी उगे जो लाभ प्राप्त होता है कृषि से, उसको कहीं शराब भट्टी में या कहीं, मैं हमेशा 3 लाइनें कहता हूं, आप उस 3 लाइनों से आप समझ जाएंगे कि सवर्ण समाज का पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में, सवर्ण समाज का पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में, मैं हर जगह एक 3 लाइन बोलता हूं कि सवर्ण समाज का बच्चा अपने बच्चों को पढ़ाने में, पठान का पैसा मुर्गा और बकरा खाने में, और लोधी का पैसा पीने में, लड़ने में और थाने में। जब ये चीज बदल जाएगी और ये पैसे का उपयोग वो सही दिशा में करने लगेगा, अपने बच्चों को पढ़ाने में करने लगेगा, अपने व्यवसाय में करने लगेगा, अपना घर बनाने में करने लगेगा, अपने महिला उत्थान में करने लगेगा, कोई जरूरत नहीं सामाजिक विकास करने की। आप अपने परिवार का विकास करिए, आप अपने मोहल्ले का विकास करिए, देखिए लोधी समाज का चेहरा बदल जाएगा। सर, आज समाज में बहुत सारे संगठन बन रहे हैं सर, बहुत सारे संगठन काम भी कर रहे हैं, तो ये समाज के लिए सर सकारात्मक या नकारात्मक सर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि समाज में बहुत सारे संगठन बन रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज अधिक क्यों बनती है? अधिक तभी बनती है जब कोई जो मेन चीज है वो सही तरीके से काम ना कर पाए, कहने की उसमें कमी हो। और मेरा मानना है कि हमारा हम मेन संगठन अखिल भारतीय लोधी महासभा को मान के चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रगतिशील लोधी लोधा संगठन है। कोई भी संगठन बुरा नहीं होता है, किसी भी संगठन का उद्देश्य बुरा नहीं होता है, पदाधिकारी भी अच्छे होते हैं। और पिछला जो मैंने डेविड जी का सुना, बड़ा अच्छा लगा कि बड़े अच्छे परिवर्तन ला रहे हैं। मेरी भी बात होती है, मैं हमेशा मैंने कहा है कि मैं पदाधिकारी नहीं बनूंगा ताकि मैं आवाज़ उठा सकूं, और मैं संगठन के सामने खुले तौर पे आवाज़ उठाता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं समाज में अपना पैसा लगाता हूं, समय लगाता हूं, ताकत लगाता हूं। मैं अधिकारी हूं, अपनी ज़िंदगी को खुशी से भी जी सकता हूं, लेकिन जब मैं सब कुछ लगा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी ये पसीना, मेरी ये ताकत सही दिशा में जाए। और इसीलिए मैं चेयर की इस तरफ बैठता हूँ और प्रश्न जरूर करता हूँ। संगठन बुरा नहीं है, बहुत सारे संगठन बनना भी बुरी बात नहीं है। लोधी सेना है, लक्ष्य है, आलोक है, आपका अखिल भारतीय लोधी महासभा, बहुत सारे संगठन के बनने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात में है कि बहुत सारे संगठन आपस में मिलकर काम ना करें। जी सर। सभी संगठन आपस में बैठे, सभी को अपना अपना दायित्व दिया जाए, अपने अपने क्षेत्रों में काम करने दिया जाए, और संविधान के सिद्धांतों के आधार पर संगठन आगे बढ़े। ये बहुत सारे अधिकारी बनने में प्रॉब्लम नहीं है, उन अधिकारियों के बीच में सामंजस्य बनना है। बहुत सारे नेता बनने में प्रॉब्लम नहीं है, उन नेताओं को सामंजस्य बनने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारे सभी संगठन एक साथ मिलकर, जैसे कि लोधी सेना ने भी बड़ा अच्छा लेटर दिया था, देखा था, पढ़ा था मैंने। उन्होंने बोला था कि मैं सभी के साथ चलने को तैयार हूं। हमारे डेविड जी भी प्रयास कर रहे हैं,
हमारे सभी लोग हम लोग प्रयास कर रहे थे कि आलोक में जब मैं गया तो मैंने सीधे बोला किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संगठन अगर व्यक्ति का प्रचार करने लगेगा तो फिर उसमें एक्सेप्टेंस कम हो जाएगा। जी सर। तो संगठन में किसी का प्रचार नहीं होना चाहिए, सिद्धांतों का प्रचार, कार्यों का प्रचार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संगठन लोकतांत्रिक होना चाहिए, समय समय पे उसका चयन होना चाहिए। तीसरी बात, एक और चीज मैंने पढ़ी थी कि जो मेरे समाज का मेरे संगठन का आदमी दूसरे संगठन में नहीं जाना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं जाना चाहिए यार? समाज का कृषि का संगठन हो सकता है, समाज का व्यवसाय का संगठन हो सकता है, समाज का युवा संगठन हो सकता है, समाज का महिला संगठन हो सकता है, समाज का शिक्षा के ऊपर संगठन हो सकता है। मैं लोधी समाज का व्यक्ति हूं, मैं अपने आप को लक्ष्य का भी उतना बड़ा पदाधिकारी मानता हूं, जितना बड़ा लक्ष्य का भी उतना बड़ा सदस्य मानता हूं, जितना मैं अखिल भारतीय लोधी महासभा का मानता हूं, जितना मैं आलोक का मानता हूं, जितना मैं लोधी सेना का मानता हूं। मैं एक लोधी होने के नाते हर उस संगठन का सदस्य हूं जो मेरे समाज में बना हुआ है, और मेरा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि सभी समाज के संगठन एक साथ मिलकर काम करें। समस्या कहां है? समस्या वहां होती है जब समाज का संगठन अपना अपना प्रचार चालू कर देता है। आपने देखा होगा छू लो आसमान किसने रोका है? आपके इस कार्यक्रम का छू लो आसमान किसने रोका है? मेरे लोगों ने बिल्कुल प्रचार नहीं किया। मैंने बोला हुआ था। क्यों बोला हुआ था? कि चूंकि अमरपाल जी का और डेविड जी का प्रचार नहीं किया तो मेरा भी नहीं करोगे। उससे क्या होगा? लोगों को लगे कि लोकेश जी का संगठन। कोई भी संगठन, आलोक को भी मैंने मना किया, कोई भी संगठन किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। आपको समाज का प्रचार करना है। संगठन समाज के विकास के लिए बना है, संगठन व्यक्ति के विकास के लिए नहीं बना है, और पदाधिकारी समाज के विकास के लिए बने हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे लोगों को आकर्षित करें, अच्छे लोगों को पद में बिठा लें, और संरक्षक मंडल व्यापक बनाएं। सभी नेतागणों को, राजनीतिज्ञों को जोड़ने का प्रयास करें, सभी अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करें। जब ये सभी एक मंच पे आएंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं जुड़ने को तैयार हूं। मैं आपसे फिर से बोल दूं, लोग सोचते होंगे लोकेश जी कहते हैं, मेरे को अभी सुनने में लगा लोकेश जी आलोक चला रहे हैं। लोकेश जी, मैं कुछ नहीं चला रहा हूं, मैं सामान्य सदस्य हूं, मैं सभी संगठन का सामान्य सदस्य हूं। आप मेरे पास आएंगे, आप मुझे जहां बोलेंगे मैं वहां खड़े रहने को तैयार हूं। और मैं एक संगठन के रूप में जागो लोधी समाज का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने लक्ष्य के पदाधिकारी को बुलाया, सो कॉल्ड लक्ष्य, सो कॉल्ड अखिल भारतीय, सो कॉल्ड आलोक, ऐसा क्या है। और जब राष्ट्रीय युवा लोधी महासभा था तो मेरे कार्यक्रम को कैंसिल करके उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जो समाज के विकास के लिए काम करे, व्यक्ति के विकास के लिए काम ना करे। एक और चीज जो मैं बता दूं इसमें, जो मेरा अनुभव रहा है, अगर एक कार्यक्रम में 4 लोग हैं, मान लीजिए मेरे आदमी आप हैं, विजय जी मेरे आदमी आप हैं, तो मेरा भाषण चल रहा है तो आपने मेरा लाइव कर दिया। अरे भाई, समाज के 5-6 लोग और बैठे हुए हैं, वो भी अपने विचार दे रहे हैं। समाज में सभी की बातों को लाइव करिए। आलोक को मैंने एक स्पष्ट बात बोली है जब मैं उसमें बात करता हूं कि आप सभी को बुलाइए। इसलिए आलोक के जहां भी कार्यक्रम होते हैं आपने देखो कि सभी को बुलाते हैं। सभी का बर्थडे होगा वो आलोक में आता है, सभी का कार्यक्रम होगा वो आलोक में आता है, जो लक्ष्य का हो, अखिल भारतीय लोधी महासभा का हो, लोधी सेना का हो, किसी का भी हो, और संगठन समाज में काम कर रहे हैं, हम सभी को मौका देते हैं, सभी लोग आए। क्योंकि आलोक व्यक्ति के लिए नहीं, आलोक समाज के लिए बना है, और जो जितना समाज के लिए काम करेगा समाज उतना आगे जाएगा। और आपको जब तक मुझसे पूछना तब तक पूछिएगा, अपने समय का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नहीं, काफ़ी विषय हैं आपसे चर्चा करने हेतु, और उसमें कुछ मुख्य बिंदुओं पे अपन चर्चा कर रहे हैं। और जैसे भी आपने कहा कि एक सामंजस्य होता है जिसमें कि शिक्षा ज़रूरी है, ऐसा ही जैसे एक बड़ा मतभेद नज़र आता है समाज में राजनीति को लेकर। काफ़ी निंदाएं होती हैं कि राजनीतिक से प्रेरित हैं, कोई कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा आपसे प्रश्न, सीधा सा प्रश्न ये है कि राजनीति का समाज की उन्नति में कितना योगदान है या हो सकता है? राजनीति या ज़रूरी है कि नहीं है? जैसे ये बड़ा मतभेद है, लोग बोलते हैं कि ये राजनीतिक संगठन है, तो मेरा ये मानना है कि राजनीति का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और आवश्यक है। तो आपका क्या विचार है इस संबंध में? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आपसे इस आंसर देने के पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ और मेरे कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस रूल्स हैं। तो राजनीति के बारे में मैं खुल के बात नहीं कर पाऊंगा सोशल मंच पे। कभी मुझसे बात करना तो व्यक्तिगत आइएगा, लेकिन आपके प्रश्नों को मैं अपने तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, ना ही शिक्षा बुरी है, ना ही पदाधिकारी बुरा है, ना ही संगठन बुरा है, ना ही राजनीति बुरी है। अगर बुरी चीज़ होती तो ये लोग लाते ही क्यों से? बुरे होते हैं उसमें बैठने वाले लोग जो उसे गलत दिशा प्रदान करते हैं। मैं हमेशा समाज के लिए एक बात करता हूं मंचों से कि समाज कभी बुरा नहीं है, मंच कभी बुरा नहीं है। बुरा तो उस मंच को चलाने वाले लोग हैं जो अपने स्वार्थों के कारण उसकी दिशा बदल देते हैं, अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो राजनीति बुरी नहीं है। देखिए, आज हम जिस जगह पे, लोधी समाज जिस जगह पे खड़ा है,
मैं आपसे बोलूं कि राजनीतिक का ही देन है। माननीय कल्याण सिंह जी, सुश्री उमा भारती जी, मैं तो करीब से दीदी उमा भारती को जानता हूं, मैं क्या बताऊंगा दीदी उमा भारती जी के बारे में। आप सुनेंगे तो मतलब मेरे अनुभव जो है ना, जो आप जिस प्रकार से देखते हैं और जो हैं, बहुत बड़ा अंतर है। जब मैं दीदी को मैं सोचता हूं कि इतना विशाल सम्राट हृदय, इतनी बड़ी नेता जो करीब से देखा है, प्रहलाद भैया, हमारे पूरे विधायक। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज समाज को लोग जान पाए तो राजनीतिक कांड जान पाए, और हम राजनीति को केवल विधायक और सांसद तक देख पाते हैं। राजनीति पंच से चालू होती है। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, आपको इन सभी क्षेत्रों पे काम करना पड़ेगा। विकास का अंग, प्राथमिक अंग शिक्षा है, तो अंतिम अंग राजनीति है। अगर जिस समाज की राजनीति उचित नहीं होगी, वो समाज अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। आप शिक्षा पे देखिए, शिक्षा से श्रीवास्तव समाज आगे गया, शिक्षा से जैन समाज आगे गया, शिक्षा से यादव समाज आगे गया, शिक्षा से जाटो समाज आगे गया। और जब शिक्षा से वो आगे गया, उन्होंने लोगों में प्रेरणा जागृत की, और आज वो राजनीतिक रूप से भी सक्षम है। जब तक आप राजनीतिक रूप से वर्चस्व नहीं होंगे, आपको अधिकार मांगने की ताकत नहीं आएगी, आपको लड़ने की ताकत नहीं आएगी। आज आवश्यकता है समाज में राजनीतिक शिक्षा की। मेरा एक लेख था राजनीतिक शिक्षा को लेकर। हमें सही राजनीतिक तैयार करने हैं, हमें अच्छे राजनीतिक तैयार करने हैं, और संगठन को इसमें भूमिका अदा करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि संगठन में राजनेता संरक्षक के रूप में भूमिका निभाए, और किसी अच्छे समाज सेवक को फ्रंट में कर दें, ताकि वो राजनीतिक विभाजन का शिकार ना बन सके। लेकिन राजनीति का संरक्षण जरूरी है, वरिष्ठों का संरक्षण जरूरी, क्योंकि उनका अनुभव मुझसे कहीं अधिक है। मैं मानता हूं कि डेविड जी का अनुभव मुझसे कहीं अधिक है। मैं मानता हूं कि जालम भाई साहब का मुझसे कहीं अनुभव कहीं अधिक है। इन लोगों का मैं मानता हूं कि प्रदुम हमारे युवा अध्यक्ष का अनुभव अधिक है, क्योंकि वो समाज के बीच में काम कर रहे हैं, समाज की समस्याओं को देख रहे हैं। ये बताइए, हम हमेशा राजनीति को गाली बकते हैं, हम बोलते हैं कि इनने क्या किया। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपके कितने राजनीतिज्ञ हैं? आप राजनेता के पास जाओ, वो आपसे मिलेगा, लेकिन आप जितने आप अधिकारी उनके पास जाओ, बहुत ही कम अधिकारी आपसे मिलेंगे। दोस्तों, नेताओं के पास लोगों की समस्याएं सुनने का बहुत लोग हैं। वो जिन क्षेत्रों में नेता वहां पे लगातार लोग खड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं, उनका समाधान करते रहते हैं। हमारे पास समस्या आ गई, हमने शिकायत कर दी, आपको उनको भी समझना पड़ेगा। समाज में वो लोग आगे आ रहे हैं। देखिए, हम समस्या ग्रसित कर देते हैं। क्या राजनेता जब समस्या से ग्रसित होता है तो क्या हम उनके लिए उसी ताकत से खड़े? या एक बार भी मुझे उदाहरण दीजिए कि उस संख्या में हम खड़े हो पाए पीछे, जिसमें समाज के नेता को लगे कि हाँ, मेरे पीछे मेरा पूरी ताकत से वो चीज खड़ी है। देखिए, मैं एक बहुत ही बारीक चीज बोल रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि दीदी के साथ रहा हूं इसलिए मैंने इन चीजों को बहुत बारीकी से समझा है। देखिए, नेता ने नहीं किया, मान गया, चलिए। राजनीतिक विभाजन कर रहे, मान गया, चलिए। नेता ने आपके लिए कुछ नहीं किया, वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे, मान लिया, समझ लीजिए। क्या आपको अपने बच्चों को अधिकारी बनाने से किसी ने मना किया है? क्या आपको अपनी खेती में अच्छी किसानी करने से किसी ने मना किया है? क्या आपको अच्छा उद्योग धंधे में काम करने से किसी ने मना किया है? क्या आपको अच्छा व्यवसाय करने से किसी ने मना किया है? क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? समाज इसलिए नहीं पिछड़ा है कि समाज के राजनीतिज्ञ और समाज के अधिकारी कर्मचारी वर्ग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। समाज इसलिए अधिक पिछड़ा है क्योंकि समाज का मेरा आम बंदा दूसरों पर निर्भर है, वो दूसरों से तुलना कर रहा है। लोधी समाज की तुलना में आदिवासी समाज और अन्य समाज बहुत कमजोर है। आज भी बहुत सारी चीजों से ग्रसित है। क्या मेरे समाज में शराब बंद हो पाई? मेरा समाज हमेशा खड़ा हो कहता है शराब बंद कर दो, क्या बंद किया? मेरा समाज कहता है कि हर घर का बच्चा शिक्षित होना चाहिए, क्या शिक्षित हुआ? मेरा समाज का आदमी कह रहा है कि हर घर का आदमी नौकरी चाकरी में जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, वो आगे गया। मेरा समाज कह रहा है कि हर घर में अच्छा व्यवसाय होना चाहिए, किया। हमारी आपसी लड़ाई है यार, हम आपसी ईर्ष्या द्वेष के संघर्ष में पड़े हुए हैं। हमें अगर विकास करना, हमारे समाज को विकास करना है, तो हर घर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, हर परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, हर महिला की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसीलिए शिक्षा के दीप को अपनी पत्नी में डालिए, अपनी बच्ची में डालिए, अपने बच्चों में डालिए, और लड़ने की जगह सौहार्द विकसित करिए। मैं कभी नहीं कहता कि ईर्ष्या मत रखिए, ईर्ष्या करिए ना। ईर्ष्या किससे करिए? ईर्ष्या करिए अपने पिछड़ेपन से, ईर्ष्या करिए अपनी गलत सोच से, ईर्ष्या करिए अपने गलत कामों से। घमंड करिए, मैं कहता हूं कब नहीं घमंड करिए। घमंड करिए जब आप एकता को बढ़ावा देते हैं, घमंड करिए जब कोविड पे आप काम करते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं, घमंड करिए जब आप सामाजिक सद्भाव के लिए आगे निकलते हैं, घमंड करिए जब आप किसी पद में न रहते हुए दिल से अपने पैसे खर्च करते हैं। मैं कहता हूं ना, आपसी लड़ाई करो। किस बात की लड़ाई करो? समाज के विकास की लड़ाई करो। लड़ाई करो, लोगों के बीच में विभाजन समाप्त करने की लड़ाई करो। लड़ाई करो, बच्चों को, मोहल्लों को, समाज को आगे लाने की लड़ाई करो। लड़ाई करो,
गलत के खिलाफ में लड़ाई करो। और हाँ, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब समाज के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं। बच्ची हमारी स्कूल जाती है, हमारे समाज का बच्चा छेड़ता है। महिलाएं हमारी काम करने जाती है, हमारा ही बंदा उसको टांट मारता है। हमारी महिलाएं संगठन में आके काम करती है, हमारे संगठन के कुछ लोग और समाज के लोग उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। कैसी महिला बाहर निकलेगी यार, जब आपके विचार ही ऐसे हैं? अपने विचारों को सकारात्मक करने की आवश्यकता है। आपका समाज तभी आगे बढ़ेगा जब आप आगे बढ़ने की ओर प्रयास करोगे। मेरा समाज आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग आगे निकल रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा, लेकिन और दूसरी चीजों से समझकर सीखकर हमें आगे आने की आवश्यकता है। एकता का एक ही आधार है, झाड़ू जब तक एक साथ रहेगी सबको झाड़ देगी, उसमें से एक तीली बाहर निकलेगी और खुद झड़ जाएगी। दोस्तों, उसी प्रकार समाज है। साथ में रहोगे, अंगूर के गुच्छे की कीमत अधिक होगी, अलग हो जाएगा और सड़ भी जाएगा, उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। मछलियां एक साथ होती है तो वेल भी नहीं खाती, छोटी छोटी मछलियां, और जब वो अलग अलग होती है छोटी मछली खा जाती है। यही जीवन का सिद्धांत है। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे नहीं कर सकता, लेकिन आज मेरा समाज स्पोर्ट्स में पिछड़ा है। प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, वकील नहीं है, सीए नहीं है, व्यवसाय नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, कला में नहीं है, कलाकार नहीं है। किसकी गलती है? ना किसी अधिकारी की गलती है, ना किसी राजनीतिक की गलती है। हमारी गलती है कि हमने अपने लोगों को आगे नहीं भेजा। आईएएस का एग्जाम किसी नेता के कहने से नहीं निकलता, पीएससी का एग्जाम किसी नेता के कहने से नहीं निकलता, एसआई का एग्जाम किसी नेता के कहने से नहीं निकलता। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक समाज को संदेश देना चाहता हूं, केवल और केवल अपने बच्चों पर दिल लगाकर काम कर दो, उसको कुछ बना दो, आपने समाज सेवा कर दी बस। अगर आप गरीब पैदा होते हो, मैं हमेशा कहता हूं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन इतना अच्छा जीवन जीने के बाद, मानव स्वरूप मिलने के बाद अगर आप गरीब मरते हो, इसमें आपकी और केवल केवल आपकी गलती है। सर एक क्वेश्चन होता सर, हमारे सदस्य हमारे विनोद पटेल जी आगरा से, उनका एक क्वेश्चन था, लोधी समाज की एक मांग, एक समाज, एक संविधान, एक संगठन। इस बारे में आपका क्या विचार है सर? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, एक संगठन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए और एक समाज होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन संगठन को लोकतांत्रिक लाना पड़ेगा। पिछले बार डेविड जी ने जो बात बोली मुझे ठीक लगी। मैं डेविड जी से इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो चुनाव कराएं, समय पे 3 साल का कार्यकाल हो, समय पे पूरा संगठन बदले। जब संगठन बदलेगा और सही लोग आएंगे तो अच्छे लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको संरक्षक मंडल में रखिए, लोकतंत्र का निर्माण हो। आलोक में देखिए 2 साल बाद आलोक कोविड के कारण नहीं आ पाया, अतिबल जी ने अपना इस्तीफा दिया, 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया और अभी निर्वाचन समिति बनी है और 4 अक्टूबर को उसका डेट डिसाइड किया गया है। तो आप निर्वाचन लाइए, आप संगठन को जोड़िए, आप जिस भी वे में भी परिवर्तन करिए, और कार्यकाल एक बार में एक ही अध्यक्ष बनना चाहिए, दूसरी बार उसको ना बने, उसको तीसरी चौथी बार बने। कार्यकाल भी बार बार होने से क्या होता है, कुछ लोग कुछ लोगों से जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ लोगों से जुड़ना चाहते हैं। तो समाज के बीच में सभी वरिष्ठ संगठनों की बैठक बुलाइए, उनसे पूछिए समाज को क्या करना चाहिए। और मैं डेविड जी जितने आपके अग्रसर हैं, जितने वो काम करते हैं, मैं उनसे उम्मीद भी करता हूं कि वो इस दिशा में बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं। पिछली बार बोली भी, और बहुत जितने जल्दी करेंगे समाज उतने जल्दी जुड़ेगा। समाज के सभी लोग आगे आना चाहते हैं। जैसे कि देखें, लोधी सेना के अध्यक्ष ने बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं सबके साथ काम करने को तैयार हूं। अवंती भाई लोधी महासभा, प्रमोद जी को मैंने सुनाऊं, अच्छी बात करते हैं प्रमोद जी भी। साधना भारती अच्छी बात करती है, बहुत सारी साध्वी हमारी यानी अच्छी बातें करती हैं, अच्छा काम कर रही हैं। रचना जी वगैरह अच्छा काम कर रही हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सभी लोगों को, अच्छे लोगों को बुलाइए, बैठा लिए और उनसे चिंतन करिए और उसके आधार पर काम करिए। परिवर्तन ही मजबूती का आधार है, ये समझना पड़ेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, समाज की अधिकांश धर्मशालाएं, छात्रावास, भवन संस्थाएं आदि की समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि या तो जर्जर है या अवैध कब्जे में है सर, जो शिक्षा के काम में आ सकती है हमारी। इससे देखिए, मेरा मानना है कि जो लोग काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने भवन बनाया है, जिन लोगों ने भूमि खरीदी, जिन लोगों ने मूर्ति बनाई है, सबसे पहले तो मैं उन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन सभी बुजुर्गों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि हमें इतनी अच्छी भूमि प्रदान की है। एक समय था जब लोधी समाज आपस में मिला नहीं था, कोई जानता नहीं था, केवल कृषि प्रधान था। आज समाज तेजी से बदल रहा है। आप देख रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आ रहा है, शैक्षणिक क्षेत्र में भी आगे आ रहा है, व्यवसाय क्षेत्र में भी आगे आ रहा है। तो इन लोगों ने पैसा इकट्ठा कैसे किया मैं जानता हूं। 1-1 रुपए, 2-2 रुपए लोगों को बाहर भगा दिया जाता था। क्यों वर्मा जी, आपके पिताजी वगैरह कैसे काम करते थे? तो उन लोगों ने जो चीज़ खड़ी की है, वो चीज़ का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें पुरानी हो गई हैं और उसमें समीक्षा की आवश्यकता है, समाज के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनी है वो सामाजिक सहयोग से बनी है। इसमें एक चिंतन होना चाहिए, इसमें आकलन होना चाहिए, वहाँ के लोकल लोगों के साथ होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इसकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है उसको बुरा लगता है। कॉमन अगर हम लिख देते हैं तो उससे लगता है कि यार मैंने तो काम किया और मेरे बारे में लिख दिया गया, और लोगों को मालूम नहीं होता। सोशल मीडिया लोग कुछ होते हैं फटफट लिखना चालू कर देते हैं। तो देखो, मैं आप सभी बच्चों को निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया का भी बहुत सावधानी से उपयोग करना है। आप लिख देते हो, आप जानते हैं कितनों को प्रभाव पड़ता है उससे, कितने को दुख पहुंचता है, कितनों ने अपनी मेहनत करके उन चीज़ों को बनाया है
सोशल मीडिया में लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना है। मैं ये कहता हूं कि किसी का विरोध मत करिए, आप अपना पेड़ लगाइए ना, उसमें पानी डालिए ना, जब वो पेड़ फल देगा तो लोग अपने पास अपने आप आपके पास आएंगे। वही संगठन के लिए भी कहता हूं कि संगठन जब अच्छा काम करेगा, जब लोग संगठन को एक्सेप्ट करेंगे तो अपने आप वो फल देगा, तो लोग उसके अपने पास आएंगे और उस संगठन का विकास होगा। नए संगठन का जन्म इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने संगठनों में कहने की कुछ समस्याएं होती हैं, तो हमें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। इस पे विरोध करने की आवश्यकता नहीं, इसमें समझने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंतन करने की आवश्यकता है। जब हम सब बैठ कर चिंतन करेंगे तो समाज में एक बदलाव आएगा और समाज एक नए स्वरूप को प्राप्त करेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का सर, प्रतिभा सम्मान का जो कार्यक्रम आपने चालू किया हुआ है सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, नई नई प्रतिभा उजागर हो रही है, तो इसके पीछे आपकी मंशा क्या है सर? देखिए, प्रतिभा सम्मान के पीछे मेरी मंशा ये है कि आलोक को मैंने ये काम जब बोला तो पहले पीसीसीएल करता था, अब आलोक कर रहा है। जब मैंने ये काम बोला तो उसके पीछे की मंशा ये थी कि अधिकारी कर्मचारी भी कुछ करना चाहिए, संगठन समाज के अन्य संगठन अलग काम कर रहे हैं, उसके पीछे मंशा ये थी कि जो प्रतिभावान छात्र, मैंने बोला ना कि मैं ये कभी नहीं कहता कि समाज में आगे कैसे बढ़ेगा, तो समाज का हर क्षेत्रों में काम करना है, उसको कला के क्षेत्र में काम करना है, उसको साहित्य के क्षेत्र में काम करना है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, उसको व्यवसाय के क्षेत्र में काम करना है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है प्रतिभा सम्मान, जिसके माध्यम से हम प्रतिभाओं को जब हम सम्मानित करेंगे तो जब वो कल कुछ बन के आगे निकलेगा तो उसको लगेगा कि हमें इस समाज ने सम्मानित किया था, पहली बात। दूसरी बात, वो समाज से जुड़ेगा और समाज के विकास में काम करेगा। दूसरी बात, एक अच्छा कार्यक्रम होगा तो लोग उससे जुड़ेंगे। तीसरी बात, एक उच्च स्तर का कार्यक्रम होगा तो लोगों में एक संदेश जाएगा, आज के आधुनिक लोगों में संदेश जाएगा, आज के युवा में संदेश जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उन बच्चों को भी प्रमोट करें इसके माध्यम से जो छोटी क्लास में है, कि बेटा अगर आप अच्छा करोगे तो आप, समाज आपके सम्मान करने के लिए बैठा है, समाज आपको आगे लाने के लिए बैठा है, संगठन आपको आगे लाने के लिए बैठा है। यदि समाज इस दिशा में काम करता है तो समाज का और संगठन का बहुत विकास होता है। मैं यहाँ से और भोपाल के पूरे समाज का, भेल के पूरे समाज का फिर से धन्यवाद व्यक्त करूंगा, अपना बालाघाट के समाज का विशेषकर, क्योंकि मेरा अनुभव है, इसीलिए भोपाल के समाज का और दिल्ली के समाज का, मध्य प्रदेश और पूरे भारत के समाज का, जिन्होंने ईमानदारी से कई जगह काम किया है, जो कभी मंच पे नहीं दिखते हैं। आप देखते हैं प्रतिभा सम्मान की हमारी 100 लोगों की टीम है, उसमें से 15 लोग आपको दिखते हैं, मैं दिखता हूं, लेकिन वो 100-200 लोग जो दिन रात काम करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कुछ लोगों का नाम लूंगा तो पक्षपात हो जाएगा। तो प्रतिभा सम्मान भी एक आंदोलन है, प्रतिभा सम्मान भी एक विचार है, प्रतिभा सम्मान भी एक प्रेरणा है जिसके तहत आप आगे आए, और इसके साथ साथ हम उनमें अन्य समाज के लोगों को भी लाने का प्रयास करते हैं ताकि उस क्षेत्र में लोग आकर्षित हों। सर काफ़ी पहलू हैं, लेकिन समय की भी एक सीमित वो है हमारा दायरा, तो आपसे एक बहुत विशेष और अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति स्वप्नदृष्टा होता है, जो विज़न रखता है, वो एक संभावना को पढ़ता है और उस संभावना के से प्रेरित होकर वो अपने सारे अभियान चलाता है। जैसे आपका एक उसमें छोटा सा ये छू लो आसमान है, फिर आपने गूंज लेके आए, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक आप परिकल्पना कर रहे हैं, समाज की परिकल्पना आपके दिमाग में है, कहीं चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। तो समाज की क्या परिकल्पना आप है आपके दिमाग में जिसके लिए आप इतने प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं? ये आपकी जो ऊर्जा है वो कहाँ से आ रही है? वो परिकल्पना जो है समाज को, जो लोग नहीं सोच पा रहे, आपके विजन से, आपके जो कल्पना है उससे जुड़ना चाहते हैं, तो क्या परिकल्पना है लोधी समाज की आपके जहन में? देखिए, मैं बताऊं आपको कि मैं जिस गांव में रहता हूं उसके लिए भी काम करता हूं, मैं जिस परिवार में रहता हूं उसके लिए भी काम करता हूं, सभी बच्चों को गांव से उठा के ला लिया हूं, यहाँ पढ़ाता हूं। मुझे जिन लोगों ने आगे बढ़ाया मैं उनके लिए भी सोचता हूं, और जिस समाज में पैदा हुआ उसके लिए भी सोचता हूं, इस देश के लिए भी सोचता हूं। मेरा दायित्व तो सभी के लिए बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत कहीं किसी ना किसी का ऋणी हूं। समाज के प्रति भी मेरा दायित्व बनता है, इसीलिए समाज के प्रति मेरी चिंतन होना स्वाभाविक सी बात है। मैं समाज के लिए 2 बातें कहता हूं। जैसे मैं आपको बता दूं, संगठन सब चीज़ों को लेकर, जब मैं दीदी के पास गया तो मुझे किसी व्यक्ति ने बोला कि आप संगठन बनाओ, बहुत सारे पदाधिकारी बनाओ, जिलाध्यक्ष बनाओ, वो आपका प्रचार करते रहेंगे, आप जहाँ जाओगे 20 लोगों की संख्या खड़ी कर देंगे। तो मुझे लगा कि ये यार प्रचार का माध्यम है, मुझे इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो छूलो आसमान किसने रोका, आप देखते हैं कोई भी पदाधिकारी नहीं, कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्रचार का माध्यम होगा। जब तक आप मेन मुद्दे पे काम नहीं करेंगे, अगर आप प्रचार पे जाएंगे तो समाज फिर विभाजित हो जाएगा। हम जैसे अधिकारी लोग अगर हम सही दिशा नहीं दे पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पहला विषय। तो संगठन सही दिशा में होना चाहिए, क्योंकि समाज और जनता के बीच में समाज को आगे ले जा सकता है, संगठन ले जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, लोधी पंचायत
और महिला पंचायत की स्थापना करना है हमें। लोधी पंचायत क्या करेगी, छोटे मोटे झगड़े हमारे हो रहे हैं, शिक्षा हो रही है, छोटी मोटी योजनाएं आ रही हैं हर गांव में। मैं यहाँ से इस माध्यम से अखिल भारतीय लोधी महासभा और सभी सभाओं को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर गांव में आप छोटी छोटी लोधी पंचायत का निर्माण करिए। सबसे पहले अगर आपस में झगड़े होते हैं, वो भाई भाई के झगड़े होते हैं, छोटी मोटी झगड़े होते हैं, वो कहीं गाड़ा निकल गया उसका झगड़ा होता है, कहीं हमने पार बना दी उसका झगड़ा होता है, कहीं पानी निकाल लिया उसका झगड़ा होता है, कहीं भैंस दूध का झगड़ा होता है, बाड़ी का झगड़ा होता है। इन झगड़ों को अगर हम लोधी पंचायत में आपस में समाधान कर लेंगे, सही डिसीजन ले लेंगे, तो हमारे आधे झगड़े समाप्त हो जाएंगे और लोधी समाज का पैसा न्यायालय में और पुलिस में नहीं जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। तो लोधी पंचायत का इस्तेमाल करें। महिला संगठन, महिला पंचायत होनी चाहिए, ताकि घर में अगर पति शराब पी के आता है तो उसका विरोध कर सकें, यदि बच्ची नहीं पढ़ रही है तो उसका विरोध कर सकें। और सामाजिक, क्योंकि वो बेटी पिता के घर में भी होती है और अपने पति के घर में भी होती है, तो दोनों के विकास का आधार होती है। तो शिक्षा की ओर काम करें और कुरीतियों को समाप्त करें। और जो बच्चा समाज का हो चाहे गैर समाज का हो, जो बच्चियों को आगे जाने से, काम करने से रोकता है, जो उनके ऊपर गलत दृष्टिकोण रखता है, उनका विरोध करें। ये जितनी समस्याएं दूर होंगी, समाधान होंगी। और असली बात, हमेशा मैं कहता हूं, नशा तंबाकू, मेरे वीडियोस आते हैं आप देख सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। मेरे समाज का पैसा ना ही मृत्यु भोज में जाना चाहिए, ना ही दहेज में जाना चाहिए, ना ही पच प्रथा में जाना चाहिए, ना ही जेबी खारी प्रथा में जाना चाहिए, ना ही सगाई में जाना चाहिए, ना ही नशे में तंबाकू में जाना चाहिए। मेरे समाज का पैसा जिस दिन शिक्षा में चला जाएगा, जिस दिन अपने घर को बनाने में चला जाएगा, जिस दिन अपनी बच्चियों के निर्माण में चला जाएगा, जिस दिन अपने विकास में चला जाएगा, देखिए समाज का विकास अलग तरीके से हो जाएगा। मेरी सोच है, हो सकता है कि मेरी सोच से कोई सहमत ना हो, लेकिन मेरा चिंतन ये है। बहुत सारी बातें और करने की, समय खत्म हो रहा है, बस एक दो बातें मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि समाज को कृषि की भी आवश्यकता है, आधुनिक कृषि की आवश्यकता है। मैं आजकल कृषि कर रहा हूँ, छोटे छोटे कामों को पकड़ने की आवश्यकता है, मछली पालन को पकड़ने की आवश्यकता है, आपको मुर्गा पालन पकड़ने की आवश्यकता है, छोटे मोटे व्यवसाय को करने की आवश्यकता है, चीज़ों को करने, खेल को बढ़ाने की आवश्यकता है, साहित्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। और केवल हम जैसे लोगों को नहीं, छोटे छोटे लोगों को मंच में जो आप ला रहे हैं, कभी नृत्य वालों को ला रहे हैं, कभी कवि सम्मेलन को ला रहे हैं, इन सब के भी आने की बहुत बड़ी बात है। और समस्या कहाँ है, मैं आपको एक लाइन में बता दूं, समस्या है बेटी और बहू में। जब बेटी होती है, जब आपके घर में बेटी होती है और किसी के घर में बहू बन के जाती है और उसका पति उसके हाथ में पैसा नहीं देता और अपने माँ बाप की सेवा करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब आपकी बेटी किसी के यहाँ बहू बन के जाती है और उसका पति यानी आपका दामाद अपने माँ बाप की सेवा करता है, बेटी को कम पैसा देता है, बेटी का ध्यान भी रखता है, लेकिन पूरी तरह पैसा नहीं देता, तो आप अपने दामाद पे प्रश्न लगाते हैं। और वहीं जब आपका बेटा आपको सहयोग करता है, आपकी बहू आती है और मान लीजिए आपका बेटा जिस बात का विरोध आप बेटी के लिए कर रहे थे, वही विरोध, वही काम जब बेटा अपनी पत्नी के लिए करता है, तो आप ये कहते हो कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया है। हमारा अपने बच्चियों के प्रति गलत दृष्टिकोण, गलत रवैया, मेरा केस है तो आप जस्टिफाई करिए और दूसरे का केस है तो मुझे बचाइए। हमारा ये दृष्टिकोण ही हमें गलत दृष्टिकोण की ओर आकर्षित करता है। सामाजिक संगठन और हम जैसे बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है कि हम एक तो बाहर निकले और दूसरी ओर इस दिशा में काम करें। एक और बात, हमारा समाज के विकास के लिए ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता है। आज महाराष्ट्र के साथ साथ कुछ और राज्य आरक्षण की समस्या से ग्रसित हैं। हमें ओबीसी आरक्षण के लिए काम करना है। मैंने और दीदी ने जब तक हम थे, हमने प्रयास किया, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। इस समय अमरपाल जी हैं, तो मैं अमरपाल जी से निवेदन करूंगा कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। फरीदाबाद में जो ज़मीन चली गई है, मैं चाहूँगा फरीदाबाद कमेटी से, अमरपाल जी भी सामाजिक आदमी बहुत आगे करते हैं, मंत्री जी के पास हैं, उनके पास जाए, इस विषय को आगे बढ़ाएं। वो सामाजिक भी, आप उनसे मिल भी सकते हैं, अच्छे व्यक्ति प्रहलाद भैया के पास बैठे हैं, उसका विकास करेंगे। बनवारी साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं, NBS सर दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनका उपयोग करें, क्योंकि केंद्र में इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, इतने अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं, इनका लाभ कमाएं, इनकी दिशा प्राप्त करें। मैं भोपाल में बैठा हुआ हूँ, मुझसे जो बनता है मैं करने का प्रयास करता हूँ, जो मुझसे हो सकता है, और जुड़ने का प्रयास करें। छूलो आसमान को संगठन नहीं है, इसलिए जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्व समाज के लिए। और मेरा समाज जो है 90% गाँव में होता है, तो मैं अपने बुद्धिजीवियों से निवेदन करूंगा, 10% शहरों में होता है। सवर्ण समाज इसलिए आगे निकल जाता है क्योंकि उसका 90% शहरों में रहता है। शाम को जब बच्चा स्कूल से आता है, उसके माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सही दिशा में बताते हैं। हमारा समाज 90% गाँव में रहता है, वो शाम को स्कूल से आता है, उसको समझाने वाला, बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं समाज के बुद्धिजीवी से, पढ़े लिखे बच्चों से निवेदन करूंगा कि समाज के साथ साथ उस गाँव के गरीब बच्चों को भी शिक्षा और ज्ञान दें। आप
उन लोगों को भी विकास का आधार बनाएं, उन लोगों को बताएं कि तू कर सकता है, तेरी किस्मत में है। जो मेरे वीडियो हैं कि तेरे पास भी वही दिमाग है, तेरे पास भी वही अवसर है, बस अवसर को पकड़ने के लिए प्रयास करें, उसको मोटिवेट करें। जिस दिन मेरा गांव का आदमी इन क्षेत्रों में आगे आएगा, जिस दिन मेरा समाज की रीढ़ की हड्डी, प्रशासनिक क्षमता, व्यवसाय ये मजबूत होते जाएगी, कला साहित्य के क्षेत्र में आगे आते जाएगा, समाज आगे बनते जाएगा। धन्यवाद सर। एक ओजस्वी और सकारात्मक चर्चा हेतु निश्चित तौर पर समाज लाभान्वित होगा आपके इन वचनों से, और बड़ी एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है जब आप जैसे लोगों से मिलते हैं और एक अच्छा सा माहौल बनता है। और जो भी आपके द्वारा जो कुछ विषय लिए गए और कुछ सुझाव जो आपके द्वारा दिए गए, जो पंचायत का चुनाव, मेरे हिसाब से ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अभी तक शायद। आप देखिए होशंगाबाद में इस संदर्भ में काम हो रहा है, होशंगाबाद हैदराबाद में जी, उसमें हमारे जो विधायक जी हैं वहाँ के, उनने इस बारे में बड़ा काम किया है। और मेरा ये मानना है कि वहाँ पे इस प्रकार की गतिविधि होती है। बालाघाट में भी हमारे बालाघाट में हॉस्टल की शुरुआत हुई है, भवन की शुरुआत हुई है। हमारे सामाजिक संगठन जो है वहाँ पे एक अधिकारी काम कर रहा है, एक महासभा काम कर रही है, दोनों मिलकर बड़ा अच्छा काम करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में समाधान करते हैं। तो इस प्रकार का समाधान होगा तो बड़ा लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर हमारे समूह द्वारा इस बात को सभी संगठनों के बीच रखा जाएगा। मैं एक बात और आपके समापन करने से पहले मैं आपको कह दूं कि समाज को बस कोशिश करने की आवश्यकता है। जो मैं हमेशा कहता हूं, जो हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कविता कही है कि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, उस पर काम करने की जरूरत है। क्या कमी रहेगी देखो, सुधार करो, धैर्य रखो, मिलेगा आपको। असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समाज को कोशिश करने की आवश्यकता है, हम सबको कोशिश करने की आवश्यकता है। और अंतिम लाइनों के साथ मैं जागो लोधी समाज का और समाज का धन्यवाद व्यक्त करूंगा, जो मैं हर जगह कहता हूं कि हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, लोधियों के हिमालय से भी हजारों गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना इस जागो लोधी समाज मंच का मकसद नहीं, बस कोशिश है कि मेरे लोधी समाज की सूरत बदलनी चाहिए, मेरे समाज की सूरत बदलनी चाहिए। आपका सभी का बहुत बहुत आभार, सभी लोग जुड़ने वालों का आभार, मुझे देखा कमेंट किया उन सबका आभार। मैं देखूंगा कि आप लोगों ने क्या कमेंट किया है। मेरे कार्य में कड़ूपन हो सकता है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन मनसा अच्छी है। और सभी को सम्मान करिए, सभी को सपोर्ट करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी और अवंती बाई को प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी माँ का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं इस समय बहुत पीड़ित हूँ, मैं तकलीफ में, मेरी माँ पार्किंसन से गुजर रही हैं। मुझे उन्होंने यहाँ तक लाने में मेरी माँ का योगदान है। हर दिन ट्राई करता हूँ कि कैसे उनके साथ काम कर पाऊँ। मेरी बहन है जो मानसिक रूप से विकलांग है। मेरी समस्याएं केवल यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, मेरा वीडियो है उसमें मेरी कहानी आप सुन सकते हैं। तो मेरी माँ ने, मेरे जिया जी ने, मेरे परिवार ने, बालाघाट के लोगों ने जो मेरा सहयोग किया, जहाँ तक पहुँचा, मैं पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। समाज ने जो मुझे प्यार दिया है उसका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जागो लोधी समाज की पूरी टीम का धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी का धन्यवाद जो मेरे विजन के साथ लगातार मेहनत करते हुए कार्य कर रही हैं। धन्यवाद सर। पूरे जागो लोधी समाज समूह की ओर से आपका धन्यवाद, आभार, हमें समय प्रदान करने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए। और सभी सदस्यों से अब इजाज़त चाहते हैं, समापन की वेला आ गई है। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद जो जुड़े रहे पूरे कार्यक्रम से। और आशा करते हैं इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहेंगे अगले कार्यक्रम में भी। और बहुत जल्दी आपको इसकी सूचना प्रदान की जाएगी कि हमारे साथ अगले सप्ताह कौन सा व्यक्तित्व हमारे बीच आएगा। तो सभी सदस्यों का धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय अवंती, जय लोधेश्वर।